हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अर्बन मॉर्फोलॉजी अर्थात नगरीय आकारिकी के बारे में। नगरीय आकारिकी से संबंधित कुछ और वीडियो भी मेरे इस YouTube चैनल पे अपलोड किए गए हैं, जैसे कार्यात्मक या फंक्शनल मॉर्फोलॉजी के बारे में, इंडियन सिटीज की मॉर्फोलॉजी के बारे में, अर्बन मॉर्फोलॉजी के जो कुछ सिद्धांत उनके बारे में। आप उन सभी को अवश्य देखें। आइए हम चर्चा करते हैं नगरीय आकारिकी के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि नगरीय आकारिकी का अर्थ या परिभाषा क्या है। मॉर्फोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों मॉर्फी तथा लोगोस से मिलकर बना है, यानी कि ये जो ग्रीक लैंग्वेज है उसके दो शब्द है मॉर्फी तथा लोगोस, उनको मिलाकर बना हुआ है और उनको मिला के बना है ये मॉर्फोलॉजी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आकारों या स्वरूपों के विषय में बात करना, यानी कि किसी भी आकार है या उसका स्वरूप है उसके बारे में चर्चा करना, इसका ये शाब्दिक अर्थ होता है। और ये जो शब्द है आकारिकी, इसका सबसे पहले जो प्रयोग है वो जीव विज्ञान में किया गया था तथा हेंडरसन नामक विद्वान ने इसे परिभाषित करते हुए कहा कि यह पौधों एवं जंतुओं के रूप तथा संरचना का विज्ञान, यानी कि मूल रूप से जो मॉर्फोलॉजी शब्द है ये जीव विज्ञान में जो पौधे हैं और उन जो जंतु हैं उनकी जो संरचना है, उनका जो रूप है, उसके बारे में अध्ययन करने से संबंधित इस शब्द का प्रयोग किया गया था। और उसी प्रकार से नगरीय भूगोल में भी नगरों का जो आंतरिक स्वरूप है, नगरों का जो बाहरी स्वरूप है, वो देखने में किस तरह का लगता है, उसमें कौन कौन सी गतिविधियां की जाती हैं, उन सब का जो अध्ययन है वो हम अर्बन मॉर्फोलॉजी में करेंगे। भूगोल विषय में इस शब्द से अभिप्राय पृथ्वी के धरातल का रूप व मानवीय वस्तुओं के अध्ययन से लगाया जाता था। वस्तुतः आकारिकी शब्द को भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया, यानी कि भूगोल में जो आकारिकी शब्द है उससे तात्पर्य था कि जो पृथ्वी के धरातल का रूप है और उस पे जो मानव बस्तियां, मतलब जो सेटलमेंट्स है, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर छोटे हो बड़े हो, उन सब के अध्ययन से लगाया जाता था। और जो आकारिकी शब्द है उसकी जो परिभाषा है वो भी अलग अलग विद्वानों ने अपने हिसाब से अलग अलग प्रकार से दी है। और यहाँ इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि जो विश्व के बड़े बड़े जो सिटीज हैं उनकी जो आकारिकी है, उनका जो स्वरूप है वो देखने में किस प्रकार का लगता है। यहाँ हम देखते हैं स्लाइड में कि लगभग सभी नगरों का जो स्वरूप है देखने में अलग अलग प्रकार से लगता है। और यहाँ हम ये कह सकते हैं कि नगरों की जो आंतरिक बसावट है, उसमें जो रोड्स पैटर्न है, उसमें जो बिल्डिंग्स है, उन सब का पैटर्न जो है, लेआउट जो है, सब नगरों का अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। यहां हम इस स्लाइड में देखते हैं कि किस प्रकार से नगरों का पहले जन्म होता है और उसके बाद में धीरे धीरे वो बढ़ता हुआ किस प्रकार से एक बहुत बड़ा विशाल जो है नगरीय क्षेत्र के रूप में या मेट्रो सिटी के रूप में वो विकसित हो जाता है। तो सबसे पहले हम परिभाषा में देखते हैं आर्थर ई स्मेल्स ने क्या कहा। इनके अनुसार नगर की आकारिकी में नगरीय क्षेत्रों की प्रकृति, उनके कार्य व स्वरूप, क्षेत्रों की पारस्परिक स्थिति तथा उनकी आपस में सामाजिक निर्भरता आदि बातों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि स्मेल्स ने कहा कि जो नगरीय आकारिकी है उसमें नगरीय क्षेत्र की प्रकृति क्या है, उनके कार्य किस तरह के कार्य वो करते हैं और एक दूसरे से जो उनका संबंध है, सामाजिक निर्भरता है, वो किस प्रकार की है, इन सब का अध्ययन जो है वो नगरीय आकारिकी के अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार से आर ई डिकिंसन ने अपनी परिभाषा में बताया कि आकारिकी नगर के प्लान व निर्मित क्षेत्र से संबंधित है। ये बहुत ही सुंदर परिभाषा दी उन्होंने, डिकिंसन महोदय ने, कि जो आकारिकी है उससे हमारा तात्पर्य है कि नगर का जो प्लान है
या नगर का जो लेआउट है, या नगर का जो निर्मित क्षेत्र है, निर्मित क्षेत्र में बहुत तरह की बिल्डिंग्स आ सकती है, चाहे वो ऑफिसेज हो, चाहे वो आवासीय भवन हो, चाहे वो कॉमर्शियल हो, वो सब उनका निर्माण किस प्रकार का हुआ है, उसका नगर का प्लान क्या है, उसका अध्ययन डिकिंसन के अनुसार नगरीय आकारिकी में किया जाता है तथा इसका अध्ययन व प्रक्षेपण नगर के विकास उत्पत्ति कार्य के संदर्भ में किया जाता है। यानी कि इसका जो अध्ययन है वो इस संदर्भ में भी किया जाता है कि नगर का जो डेवलपमेंट है, विकास है, नगर की जो उत्पत्ति है, कौन कौन से नगर कार्य करता है, वो उस सब का जो प्रभाव है वो भी इसमें देखने को मिलता है और इनका अध्ययन उसके अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार से जो आर.ई. मर्फी महोदय हैं, उन्होंने भी अपनी जो परिभाषा है आकारिकी के बारे में दी है। इन्होंने बताया कि आकारिकी अध्ययन नगर के रूप व प्रारूप के विकास के बारे में बताता है तथा समय समय पर नगर के प्रादुर्भाव व इस प्रादुर्भाव का नगर के स्वरूप पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन भी करता है। यानी कि मर्फी ने इस बात पे बल दिया कि नगर का जो अध्ययन है, नगर की आकारिकी का अध्ययन है, वो नगर के रूप व प्रारूप के विकास के बारे में हमें ये बताता है और अलग अलग समय में नगर का किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ और उस डेवलपमेंट से क्या नगर के स्वरूप पर प्रभाव पड़ा, इसका भी अध्ययन नगरीय आकारिकी में किया जाता है। इसी प्रकार से जो भूगोल परिभाषा कोश है, उसमें भी एक परिभाषा दी हुई है। भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार नगरीय आकारिकी के अंतर्गत नगर के प्रारूप, आकृति तथा उसकी योजना का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। यानी कि इन्होंने भूगोल परिभाषा कोश में ये बताया कि अर्बन मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत नगर का जो प्रारूप है, उसकी आकृति किस तरह की है और उसका कौन सी किस प्रकार की योजना से उसका विकास हुआ है, इन सब का जो क्रमबद्ध अध्ययन है वो नगरीय आकारिकी में किया जाता है। यद्यपि सारांश है, सभी परिभाषाएं इस तथ्य को बताती है कि वास्तव में नगर के भीतर जो है, नगर के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले भिन्न भिन्न स्वरूप और संरचनात्मक प्रतिरूप ही उसकी आकारिकी का परिचय देते हैं। कि नगर के आंतरिक भाग में किस तरह का बिल्डिंग का लेआउट है, रोड का पैटर्न किस प्रकार का है, ये सब जो है नगर के आंतरिक स्वरूप का परिचय देते हैं एवं नगर की संरचना की कुल तस्वीर या एक झलक उसकी आकारिकी ही कहलाती है। कि नगर की जो संरचना है, उसकी कुल तस्वीर है, वो उसकी आकारिकी की झलक को ही दिखलाती है। अब हम देखते हैं कि जो नगरीय आकारिकी है या अर्बन मॉर्फोलॉजी है, उस पर प्रभाव डालने वाले कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से उसकी जो आकारिकी है, उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो प्रभावित होती है। और इसमें मुख्य रूप से दो बातें ऐसी हैं जिनका नगर के ऊपर जो है वो प्रभाव पड़ता है, उसकी आकारिकी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। पहला है प्राकृतिक कारक या फिजिकल फैक्टर, और इसमें दो बातें महत्वपूर्ण है, बसाव स्थान और बसाव स्थिति, यानी कि साइट और सिचुएशन। ये सबसे महत्वपूर्ण होती है कि जो नगर है उसकी जो बसाव स्थिति है या जो साइट है वो कहां पर उसकी लोकेशन है, कहां पर वो बसा हुआ है। उदाहरण के रूप में अगर नगर के चारों ओर जो है समुद्री किनारा हो, या नगर के दो ओर पहाड़ी भाग हो, या नगर किसी नदी के किनारे बसा हुआ हो, तो उसका जो प्रभाव है वो प्राकृतिक कारक के रूप में देखने को मिलेगा। और नगर का विकास किस ओर होगा, ये भी नगर के आसपास का जो फिजिकल फीचर्स है, जो प्राकृतिक कारक है, नगर के बिल्कुल पास में नदी है या पहाड़ी भाग है या समुद्री भाग है, या नगर जो है किसी पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है या किसी घाटी में बसा हुआ है, ये सब चीजें जो है ये प्राकृतिक कारक है। ये अर्बन मॉर्फोलॉजी को बहुत हद तक जो है वो प्रभावित करते हैं। यहाँ इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि साइट और सिचुएशन से हमारा क्या तात्पर्य है। इसी प्रकार इस स्लाइड में भी ये दिखलाया गया है कि किस प्रकार से नगर की जो आकारिकी है, अर्बन मॉर्फोलॉजी है,
वो हमें दिखलाई देती है। और यहाँ पर ये चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ की सिटी की जो आकारिकी है, किस प्रकार के उसका बसाव स्थल अंदर का, उसके बारे में इस स्लाइड में जो है वो दिखलाया गया है। और इधर इस स्लाइड में जयपुर जो है, जयपुर का जो बसाव स्थल है या उसकी जो आकारिकी है, उसका एक मैप का व्यू है वो यहाँ पर दिखलाया गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है कल्चरल फैक्टर या सांस्कृतिक कारक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि नगर को जो बसाने वाले लोग हैं उनकी सोच क्या है, उनके विचार क्या है, वो किस रीति रिवाज को मानते हैं, ये नगर के विकास पर, उसकी आकारिकी पर बहुत हद तक जो है अपना प्रभाव डालते हैं। साथ में ही जो धार्मिक संस्थान है वो भी नगर की जो आकारिकी है उस पर भी अपना बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। और तीसरा बिंदु है नगर का केंद्रीय बाजार स्थान, कि नगर का जो केंद्रीय बाजार स्थान है उसका विकास किस ओर हुआ है, उसका डेवलपमेंट किस प्रकार का हुआ है। और साथ में अगला बिंदु है नगर की बाहरी चार दीवारी, कि नगर के चारों ओर जो प्राचीन समय में बाहरी चार दीवारी होती थी उसका भी सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत प्रभाव देखने को मिलता है। और अगला बिंदु है औद्योगिक प्रतिष्ठान, की नगर में किस प्रकार के उद्योगों की स्थापना की गई है या की जाएगी, उसका प्रभाव भी कल्चरल फैक्टर्स या सांस्कृतिक कारक के रूप में हमें देखने को मिलता है। और ये जो सभी कारक है ये एक नाभि के रूप में, न्यूक्लियस के रूप में कार्य करते हैं। सड़कों, भवनों, दुकानों आदि पर इन कारकों का विशेष प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। कि नगर के अंदर या नगर को बसाने वाले जो लोग हैं उनके विचार, उनके रीति रिवाज, उनकी धार्मिक आस्था, नगर की चार दीवारी, औद्योगिक प्रतिष्ठान, ये सब जो है ये नगर के भीतर जो है, चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, चाहे वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो ऑफिसेज हो, उन सब पर इनका प्रभाव जो है वो स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं नगरीय आकारिकी के विकास प्रक्रम, यानी कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अर्बन मॉर्फोलॉजी, यानी कि किस प्रकार से नगरीय आकारिकी है वो विभिन्न विकास प्रक्रमों में, विभिन्न चरणों में जो है उसका विकास होता है। नगरीय आकारिकी तथा नगरों की उत्पत्ति एवं विकास को जीव विकास के अनुसार तीन अवस्थाओं के संदर्भ में समझा जा सकता है। जिस तरह से जीव विकास के अंतर्गत या जिस तरह से मनुष्य की जो अवस्थाएं होती है, बाल्य अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, उसी प्रकार से नगरों की भी तीन अवस्थाएं जो है वो बतलाई गई है, जिससे नगरों के जो विकास का जो प्रोसेस है, डेवलपमेंट है, उसको हम समझ सकते हैं। पहला है जीव पिंडोत्पत्ति, हिस्टोजेनेसिस। इस अवस्था को कहा जाता है कि यह नगर के उद्भव एवं प्रारंभिक विकास की अवस्था होती है, जिसके अंतर्गत नगर का जन्म होता है और धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता है। दूसरी अवस्था है प्रतिरूपोत्पत्ति, पेट्रोजेनेसिस। यह नगर के सड़कों एवं मार्गों के रूप में नगरीय ढांचे की विकास की अवस्था, यानी कि दूसरी अवस्था में धीरे धीरे जैसे ही नगर का जन्म हो गया, उसका विकास होने लग गया, तो इस अवस्था में क्या है, नगरों के अंदर जो है रोड्स है या मार्ग है और जो नगरीय ढांचा है, बिल्डिंग्स है, उनका धीरे धीरे विकास होता चला जाता है। और इसी में तीसरी अवस्था है स्वरूपोत्पत्ति, मॉर्फोजेनेसिस। इसके अंतर्गत यह नगर के स्वरूप एवं आकृति की पूर्ण विकास की अवस्था होती है, यानी कि इस अवस्था में आते आते नगर का जो है लगभग पूर्ण रूप से विकास जो वो हो जाता है। तो इस प्रकार से नगरीय विकास या नगरीय आकारिकी जो है उसके विकास के तीन प्रोसेस या प्रक्रम जो वो देखने को मिलते हैं। और यहाँ इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि सबसे पहला जो प्रोसेस था उसमें धीरे धीरे यहाँ पर नगर का एक तरह से जन्म होता है, एक आध जो कोई आवासीय या दूसरे तरह के यहाँ पर मकान बनते हैं, और धीरे धीरे दूसरी अवस्था में आते ही नगर में बहुत सारे जो है भवनों का निर्माण जो हो जाता है। और ये भवन जो है ये आवासीय भी हो सकते हैं, कॉमर्शियल भी हो सकते हैं, औद्योगिक भी हो सकते हैं। और तीसरी अवस्था में यहाँ इसमें हम देख सकते हैं कि नगर जो है पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है। यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, रोड का नेटवर्क आदि का जो विकास है वो लगभग हो चुका है।
अब हम देखते हैं कि जो नगरीय आकारिकी है उसके बारे में, उसके विकास के बारे में, उसमें जो फोर्सेस काम करते हैं उसमें अलग अलग विद्वानों के क्या विचार है। तो सबसे पहले चार्ल्स सी कॉल्बी जो है, उन्होंने नगरीय आकारिकी के वर्तमान स्वरूप में 3 प्रकार की जो शक्तियां हैं फोर्सेस का परिणाम माना है, जो निम्न प्रकार से है। पहला है केंद्रोन्मुखी शक्तियां, सेंट्रीपिटल फोर्सेस। दूसरा है केंद्र अभिमुखी या अपकेंद्रीय शक्तियां, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। और तीसरा है स्थानात्मक विभिन्नीकरण शक्तियां, स्पाशल डिफरेंशिएशन फोर्सेस। अब इन तीनों को हम एक एक करके इनका अध्ययन और इनको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस से हमारा क्या तात्पर्य, यानी कि केंद्रोन्मुखी शक्तियां जो सेंट्रीपिटल फोर्सेस से हमारा तात्पर्य है कि ऐसी शक्तियां, जो ऐसे कारक जो दूसरे लोगों को, दूसरे व्यवसाय को, दूसरे कार्य को नगर के केंद्रीय भाग की ओर जाने के लिए, वहां पर बसने के लिए, वहां पर शिफ्ट होने के लिए उनको विवश करे या उनको अट्रैक्ट करे, ऐसी शक्तियों को हम बोलते हैं केंद्रोन्मुखी, यानी कि केंद्र की ओर आकर्षित करने वाली शक्तियां। दूसरी है केंद्र अभिमुखी या अपकेंद्रीय शक्तियां, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि इसके अंतर्गत ऊपर वाली जो शक्ति है केंद्रोन्मुखी शक्ति, उससे विपरीत ये काम करती है। इसमें व्यक्ति को या व्यवसाय को नगर के केंद्र से बाहर की ओर जाने के लिए प्रेरित करती है या उनको ये अट्रैक्ट करती है कि वो नगर के केंद्रीय भाग से निकलकर नगर के बाहर की ओर जाके अपना आवासीय मकान बनाए या कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करे या कोई उद्योग धंधा लगाए। इसमें भी ये दिखलाया गया है कि केंद्र अभिमुखी शक्तियां और केंद्रोन्मुखी शक्तियां कौन कौन सी है। केंद्र अभिमुखी का बताया पहले भी कि केंद्र से बाहर की ओर जाने वाली शक्तियां, और केंद्रोन्मुखी शक्तियों से हमारा तात्पर्य है केंद्र के अंदर की ओर, टुवर्ड्स द सेंटर की ओर आने वाली शक्तियां या कार्य। इसमें भी यही बतलाया गया है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्सेज है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज है उसमें हमारा क्या तात्पर्य है, और इसमें ये समझाने का प्रयास किया है कि कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो केंद्र की ओर उनको आकर्षित करती है और कौन सी शक्तियां जो केंद्र से बाहर जाने की ओर उनको आकर्षित करती है या मजबूर करती है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले केंद्रोन्मुखी शक्तियां, सेंट्रीपिटल फोर्सेस। इसमें सभी प्रकार के कार्यों को नगर अपने केंद्रीय भाग की ओर आकर्षित करते हैं। जो भी कार्य हैं, चाहे वो बिजनेस के हो, चाहे वो और दूसरी तरह के हो, उनको वो अट्रैक्ट करता है कि वो नगर के केंद्रीय भाग में उनका जमाव हो, उनकी स्थापना हो, जिस कारण नगर के केंद्रीय भाग का विकास तेजी से होता है और इनको पुनः 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। और ये जो अवस्था है, जो केंद्रमुखी शक्ति वाली जो अवस्था है, ये नगर के विकास के प्रारंभ में देखने को मिलती है, क्योंकि उस समय नगर के केंद्रीय भाग का जो विकास है वो स्टार्ट होता है और वो धीरे धीरे तेजी से बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से जो केंद्र की ओर आने वाली जो शक्तियां हैं या अट्रैक्ट करने वाली शक्तियां हैं वो ज्यादा काम करती हैं। सबसे पहला इसमें है बसाव स्थान आकर्षण, साइट अट्रैक्शन, यानी कि लोग ये इस बात से अट्रैक्ट होते हैं कि नगर के केंद्रीय भाग में जाकर बसना है, ताकि वहां पर जो भी वो गतिविधियां करें वो आसानी से संपन्न की जा सके। दूसरा है कार्यात्मक सुविधा, फंक्शनल अट्रैक्शन, यानी कि जो भी वो कार्य करेंगे उसके लिए उनको जो दूसरी सुविधाएं चाहिए वो नगर के केंद्रीय भाग में इजीली जो है उनको अवेलेबल हो जाती है। तीसरा है कार्यात्मक चुंबकत्व, फंक्शनल मैग्नेटिज्म, यानी कि चूंकि और दूसरी जो सेवाएं हैं और दूसरे जो कार्य हैं वो नगर के केंद्रीय भाग में ही स्थापित हो रहे हैं, तो वहां पर जो है एक तरह का फंक्शनल मैग्नेट के रूप में ये सेंट्रल पार्ट जो है वो काम करता है और वहां पर सारी जो सुविधाएं या सेवाएं हैं वो केंद्रीय भाग में स्टेब्लिश होना प्रारंभ हो जाती है। और अगला बिंदु है कार्यात्मक प्रतिष्ठा, फंक्शनल प्रेस्टीज, यानी कि एक तरह की
लोग जो है इसको प्रतिष्ठा भी मानते हैं कि उसका जो व्यवसाय है या उसका जो घर है या उसका जो बिजनेस है वो नगर के केंद्रीय भाग में ही स्टेब्लिश होना चाहिए, ताकि वहां पर लोगों का आवागमन, लोगों का आना जाना ज्यादा हो और उसको ज्यादा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिले। एक तरह से उसको वो प्रेस्टीज इश्यू भी मानता है। और पांचवा बिंदु है मानवीय समीकरण, ह्यूमन इक्वेशन, यानी कि मनुष्य की एक साधारण सी एक सोच होती है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह जो है समाज के साथ ही रहना चाहता है। तो इस मानवीय समीकरण के कारण से ही वो जो है नगर के केंद्रीय भाग में आना चाहता है, क्योंकि वहां पर जनसंख्या का जमाव भी अधिक होता है। दूसरी तरह के जो व्यवसाय है उनका जमाव भी अधिक होता है। जो मार्केट है, बाजार है, उसका विकास भी वहां केंद्रीय भाग में अधिक होता है। इसलिए मानवीय समीकरण भी जो केंद्रमुखी शक्तियों में अपना महत्वपूर्ण जो है योगदान रखता है। दूसरा बिंदु है केंद्र अभिमुखी या अपकेंद्रीय शक्तियां, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, यानी कि ऐसी शक्तियां जिसके अंतर्गत नगर के बाहरी भाग के और बहुत सारे जो कार्य हैं वो धीरे धीरे स्थानांतरित होना प्रारंभ हो जाता है, और इनको केंद्रोपसारी शक्तियां भी कहा जाता है। और इनको पुनः 6 भागों में हम देख सकते हैं। पहला है स्थानिक शक्ति या स्पाशल फोर्सेज। इसके अंतर्गत नगर के केंद्रीय भाग अत्यधिक भीड़ भाड़ एवं पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण उद्योगों, थोक विक्रेताओं, अनाज एवं सब्जी मंडियों तथा उच्च रिहायशी वर्ग केंद्र से बाहर की ओर जाने के लिए विवश होना पड़ता है। यानी कि नगर के विकास के बाद में एक सीमा ऐसी आती है कि जो नगर का केंद्रीय भाग जो लोगों के अट्रैक्शन का, लोगों के आकर्षण का कारण था, धीरे धीरे वो आकर्षण कम हो जाता है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने से बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होने से वहां पर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी देखने को मिलती है। उसके कारण से जो थोक विक्रेता है, अनाज सब्जी मंडियों के विक्रेता है और जो उच्च रिहायशी वर्ग है, वो लोग जो है नगर के केंद्रीय भाग से बाहर की ओर जाना जो है वो धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। तो ये इसको कहा जाता है स्पाशल फोर्स या स्थानिक शक्ति। दूसरा है बसाव स्थल शक्ति, साइट फोर्सेज। इसमें ये देखते हैं कि नगर का जो बाहरी भाग है उसमें बहुत सारी अनुकूल दशाएं होने के कारण से नगर के अंदर जो लोग हैं उनको ये आकर्षित करती है कि वो बाहर की ओर शिफ्ट हो, क्योंकि बाहर खुला वातावरण होता है, प्रदूषण लगभग वहां नहीं के बराबर होता है। इसकी वजह से बहुत सारे जो कारक हैं वो नगर के केंद्रीय भाग से नगर के बाहर की ओर जो साइड फोर्स के रूप में उनको अट्रैक्ट जो है वो करते हैं। तीसरा है अवस्थिति या बसाव शक्ति, सिचुएशन फोर्स। इसके अंतर्गत नगर निवासियों एवं कार्यस्थल अथवा शिक्षण संस्थानों तथा विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के बीच कार्यात्मक दूरी नहीं रह जाने के कारण, जिस कारण से ये संस्थान नगर के केंद्रीय भाग से बाहर की ओर स्थापित कर दिया जाता है। क्योंकि नगर और बाहर का जो क्षेत्र जो नया अभी डेवलप हो रहा है उसके बीच में जो है आवागमन के जो साधन है उनका तेजी से विकास होने के कारण शिक्षण संस्थाएं, औद्योगिक संस्थान जो है उनको शिफ्ट होने के कारण से जो है वो लगभग दूरी जो है कम हो जाती है, और उसकी वजह से ये जो संस्थान है ये बाहर की ओर शिफ्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं। नेक्स्ट बिंदु है सामाजिक उत्थान या मूल्यांकन शक्ति, सोशल इवोल्यूशन फोर्सेज। सामाजिक उत्थान एवं विकास के साथ साथ नगर के केंद्रीय भाग से लोग बाहर की ओर खुले एवं स्वच्छ वातावरण में जाने की ओर आकर्षित होते, क्योंकि नगर के आंतरिक भाग में, नगर के जो सेंट्रल प्लेस में बहुत सारी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या होने के कारण से लोग जो है एकदम से स्वच्छ और खुले वातावरण में जाने को अट्रैक्ट हो जाते हैं। साथ ही बाहरी भाग में नई एवं आधुनिक सुविधा टाउनशिप के विकास के कारण भी लोग बाहर की ओर जाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि नगर के बाहर की ओर मॉडर्न टाउनशिप के डेवलपमेंट के कारण से लोग अट्रैक्ट होते हैं और शहर के नगर के केंद्रीय भाग के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र को छोड़कर वो बाहर की ओर शिफ्ट होने के लिए
अट्रैक्ट होते हैं या आकर्षित होते हैं। यहाँ इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो नगर का जो केंद्रीय भाग है वो एकदम से भीड़ भाड़ वाला यहाँ नजर आता है, और जो देखने में भी ये एक तरह से सुंदर नहीं लगता। जबकि इसी स्लाइड में इसके दूसरे हिस्से में आप देख सकते हैं कि जो नई टाउनशिप है उसमें एकदम से ग्रीनरी देखने को मिलती है, खुला माहौल देखने को मिलता है, चौड़ी चौड़ी सड़कें रोड देखने को मिलती है। तो ये सब चीजें हैं वो नगर के बाहर की ओर जाने के लिए लोगों को आकर्षित करती है। अगला पांचवा बिंदु है बसाव स्तर एवं संगठन, स्टेटस एंड ऑर्गेनाइजेशन। नगर के बाहरी भाग में पर्याप्त खुला स्थान, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना, शिक्षण संस्थानों की स्थापना, यातायात सुविधा आदि के विकास के कारण बाहरी भाग जो है उसका विकास तेजी से होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि इन बड़े बड़े संस्थाओं की, बड़े बड़े शिक्षण संस्थाओं की और यातायात की सुविधा के कारण से बाहरी जो भाग है वो तेजी से विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। और इसमें 6 नंबर है मानवीय समीकरण, ह्यूमन इक्वेशन। मानवीय इच्छा एवं पसंद के कारण मनुष्य सदैव बदलाव करता रहता है, जिस कारण वर्तमान में नगर के केंद्रीय भाग से निकलकर भीड़ भाड़ वाले भाग से बाहर की ओर वो स्थापित होना चाहता है। ये भी एक मानवीय इच्छा होती है कि वो सुकून की लाइफ चाहता है। जो नगर के केंद्रीय भाग में भीड़ भाड़ वाली लाइफ थी उससे निकल के बाहर वो खुले और स्वस्थ वातावरण में शिफ्ट होना चाहता है। तीसरा जो कारक है स्थानात्मक विभिन्नीकरण शक्तियां, स्पेशल डिफरेंशिएशन फोर्सेज। नगर के आकार में वृद्धि के साथ साथ अपने समीपवर्ती भाग की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाने के कारण बहुत से कार्य नगर के बाहर या जो प्रमुख मार्ग है उनके सारे विकसित होते जाते हैं। कि जैसे जैसे नगर का विकास तेजी से होता जाता है और नगर के आसपास का जो विकास भी तेजी से हो रहा है, तो वहां से बहुत सारी जो वस्तुओं की डिमांड है वो नगर का केंद्रीय भाग पूर्ति नहीं कर पाता है, जिसके कारण से बहुत सारे जो उद्योग है, बहुत सारे जो बिजनेस है वो नगर के बाहर जाने वाले जो रोड्स है उसके सारे वो धीरे धीरे विकसित होते जाते हैं। इसके अलावा इस बाहरी क्षेत्र में अन्य आवश्यक सेवाओं का भी धीरे धीरे विस्तार होने लगता है, जैसे हवाई अड्डे की स्थापना, गोदामों की स्थापना, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना आदि। और इसकी वजह से जो है ये फैक्टर जो है वो नगर के बाहर जाने के लिए लोगों को विवश करता है। अब हम देखते हैं आर.ई. डिकिंसन के अनुसार आकारिकी निर्धारण की कौन कौन सी शक्तियां हैं। यानी कि डिकिंसन ने मॉर्फोलॉजी आकारिकी निर्धारण की कौन कौन सी शक्तियां बताई है उनकी चर्चा हम करते हैं। डिकिंसन ने नगर के भीतर विभिन्न कार्यों एवं संस्थाओं की स्थापना के विकास को 7 शक्तियों का प्रभाव बताया है, जो निम्न प्रकार से। डिकिंसन ने बताया है कि नगर के आंतरिक भाग में विभिन्न कार्य हैं या विभिन्न प्रकार के जो संस्थान हैं उनकी स्थापना के विकास में 7 जो फोर्सेज है, शक्तियां हैं, उनकी चर्चा की है उन्होंने। पहला है केंद्रीकरण, दूसरा है एकत्रीकरण, तीसरा है विकेंद्रीकरण, चौथा है सविकेंद्रण, 5th नंबर है पुनः केंद्रीकरण, 6 है रिहायशी पृथक्करण और 7th नंबर है प्रमुख आकर्षण और अनुक्रम। अब हम उनको एक एक की चर्चा जो है वो आगे करते हैं। तो सबसे पहले था केंद्रीकरण या सेंट्रलाइजेशन। नगर की जो प्रारंभिक अवस्था में विभिन्न प्रकार के कार्यों का जवाब नगर के केंद्रीय भाग में ही होता है, इसको सेंट्रलाइजेशन के नाम से जानते हैं। कि कोई भी नगर का जब डेवलपमेंट होता है तो जो भी कार्य होते हैं या जो भी नई जो या आकर्षक केंद्र होता है वो नगर का केंद्रीय भाग ही होता है, जिसकी वजह से सभी कार्यों का जो जमाव है वो नगर के केंद्रीय भाग में होना प्रारंभ हो जाता है। दूसरा है एकत्रीकरण, कंसंट्रेशन। नगर के मध्य भाग में जो सेंट्रल पार्ट है उसका केंद्रीय भाग, उसमें रिहायशी या अरिहायशी की या तो आबादी वाले रेजिडेंशियल और या कॉमर्शियल कार्यों के स्पष्ट क्षेत्रों में एकत्र होने की प्रवृत्ति को एकत्रीकरण कहा जाता है। कि नगर का केंद्रीय भाग है उसमें रिहायशी या गैर रिहायशी कार्यों के स्पष्ट क्षेत्रों के इकट्ठा होने, वहां पर उनके जमाव होने की प्रवृत्ति को एकत्रीकरण कहा जाता है।
केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, आबादी क्षेत्र, इसी प्रवृत्ति का परिणाम है। उपरोक्त दोनों शक्तियां हैं ये केंद्रोन्मुखी यानी कि केंद्र की ओर आकर्षित करने वाली ये दोनों शक्तियां हैं। तीसरा बिंदु है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। नगर के भीतर जब स्थान का अभाव हो जाता है, जनसंख्या का जमाव अधिक होने लगता है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या अधिक होने लगती है, या नगर के केंद्रीय भाग में जो लैंड की जो वैल्यू है, जमीन की वैल्यू है, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, बहुत सारे जो कार्य हैं, वो नगर के केंद्रीय भाग को पूर्णतः छोड़कर नगर के बाहरी भाग की ओर शिफ्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं, या बाहरी भाग में स्थापित होना प्रारंभ हो जाते हैं, जिसे विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अगला बिंदु है सविकेंद्रण, डिकंसंट्रेशन। जब नगर के मध्य भाग में से कार्यों का स्थानांतरण जो है उसके बाह्य भाग की ओर होने लगता है, तो इसे सविकेंद्र अवस्था कहते हैं। यानी कि बहुत सारे जो कार्य हैं, सर्विसेज हैं, उनका जो स्थानांतरण है वो बाहर की ओर होने लगता है, तो उसको सविकेंद्र कहा जाता है। इसे प्रोत्साहित करने में परिवहन साधनों का यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि जैसे जैसे नगर के केंद्रीय भाग से नगर के बाहर की ओर ट्रांसपोर्टेशन के साधनों का विकास होगा, तो नगर के विकास के साथ साथ में डिकंसंट्रेशन की जो स्थिति है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। पांचवा है पुनः केंद्रीकरण, रिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रित कार्यों की स्थापना के साथ साथ वहां पर कार्यों का पुनः जमाव जो है वो होना प्रारंभ हो जाता है। इसी में छठा बिंदु है रिहायशी पृथक्करण, रेजिडेंशियल सेग्रेगेशन। इसका अर्थ एक स्थान पर व्यक्तियों एवं संस्थाओं के एकत्रीकरण से, एक स्थान पर बहुत सारे व्यक्तियों या बहुत सारे संस्थाओं के जमाव से या उनके बसाव से लिया जाता है। साधारणतः एक जाति, वर्ग, संस्कृति एवं आर्थिक समानता के लोग एक स्थान पर रहना पसंद करते हैं, जिसके कारण नगरों में विभिन्न वर्गों के अलग अलग रिहायशी क्षेत्र जो वो बन जाता है। आमतौर पे ये देखा जाता है लगभग मध्यम स्तर के नगरों में, या जो पुराने बड़े नगर है उनमें भी देख सकते हैं कि एक जाति है या एक वर्ग है या एक संस्कृति है या एक तरह की जो क्लास के लोग हैं, चाहे वो मीडियम या हाई क्लास के लोग हैं, वो एक जगह पे ही रहना पसंद करते हैं, जो रेजिडेंशियल सेग्रेगेशन के अंतर्गत आता है। सातवां है प्रमुख आक्रमण और अनुक्रम, डोमिनेंस, इन्वेजन एंड सक्सेशन। जब नगर में स्थापित संस्थाओं एवं इमारतों के उपयोग में समय के साथ साथ परिवर्तन होने लगता है, तब एक स्थान का किसी कार्य में पहले जो प्रमुख था वह उपयोगकर्ता द्वारा अन्य कार्यों की स्थापना से कम कर दिया जाता है, जिससे उसका उपयोग जो है वो बदल जाता है। यानी कि इसमें धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे नगर के केंद्रीय भाग में विकास होता जाता है और वहां पर लैंड की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो पहले वहां जो आवासीय भवन थे, अब उनका उपयोग जो है हो सकता है कि कॉमर्शियल में बदल जाए, क्योंकि लैंड की वैल्यू जो है वो बहुत अधिक बढ़ गई है। तो इस प्रकार का जो बदलाव है वो इसके अंतर्गत देखा जाता है। यहाँ इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से केंद्रीकरण और जो विकेंद्रीकरण शक्तियां हैं वो काम करती हैं। यहाँ इस स्लाइड में जो अलग अलग डायग्राम बना के दिखाए हैं उनके माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार की अवस्था को सेंट्रलाइज कहते हैं, किस प्रकार की अवस्था को डिसेंट्रलाइज के नाम से जाना जाता है। और यहाँ इसमें यह बतलाया गया है कि जो रेजिडेंशियल सेग्रेगेशन है उससे हमारा क्या तात्पर्य है। यहाँ इसमें बतलाया गया है कि जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स है वो किस प्रकार से एक ही क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। अब हम देखते हैं नगरीय आकारिकी के जो प्रकार है वो कौन कौन से, टाइप्स ऑफ अर्बन मॉर्फोलॉजी। नगर नियोजन टाउन प्लानिंग के आधार पर नगरीय आकारिकी को दो प्रमुख वर्गों में रखा जा सकता है, दो प्रमुख वर्गों में इनको रखा जा सकता है। पहला है अनियोजित आकारिकी, अनप्लान्ड मॉर्फोलॉजी, यानी कि
ऐसा कोई नगर जिसके आंतरिक भाग में, जिसकी बसावट में, जिसकी प्लानिंग में किसी भी रूल्स रेगुलेशन का फॉलो नहीं किया गया हो, वहां कोई रोड का पैटर्न नहीं हो, कहीं रोड जो है वो सकड़ी है, कहीं से रोड बहुत चौड़ी है, कहीं पर रोड आगे जाके बंद हो जाती है, कहीं पर रोड जो है वो एकदम से घूम जाती है, एक तरह का वहां जिग जैग पैटर्न होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पुरानी दिल्ली, और बहुत सारे कस्बे भी हो सकते हैं। और अगर हम छोटे कस्बों की बात करें तो लगभग जितने भी छोटे कस्बे हैं हमारे यहाँ पर, वो लगभग सारे अनियोजित अनप्लान्ड मॉर्फोलॉजी को ही दर्शाते हैं, क्योंकि वहां पर किसी तरह की जो प्लानिंग है वो छोटे कस्बों के पुराने क्षेत्र में देखने को नहीं मिलती। दूसरा है नियोजित आकारिकी, प्लान्ड मॉर्फोलॉजी। इसके अंतर्गत क्या है, किसी भी नगर या कस्बे का विकास जब पूर्ण रूप से प्लानिंग के साथ में नियोजित तरीके से किया जाता है, और उसमें जो भूमि उपयोग है, लैंड यूज है, और आंतरिक भाग में जो भवनों की जो बनावट है, रोड का पैटर्न है, उसमें लगभग एक रूपता देखने को मिलती है। जैसे नई दिल्ली है, चंडीगढ़ है, गांधीनगर है, बहुत सारे ऐसे नए विकसित नगर है जो बहुत ही प्लान्ड तरीके से विकसित किए गए हैं, और जिसमें जो लैंड यूज पैटर्न है उसमें एक रूपता देखने को मिलती है। यहां जैसे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो अनियोजित आकारिकी अनप्लान्ड मॉर्फोलॉजी है, उसका व्यू इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से नगर जो है वो विकसित किए जाते हैं। ना तो उनमें को रोड का पैटर्न होता है, कहाँ रोड सकड़ी होगी, कहाँ पर रोड चौड़ी होगी, कहाँ पर कितने भवनों की ऊंचाई कितनी होगी, कहाँ पर कितनी जगह आगे पीछे छोड़ी जाएगी, कोई निश्चित पैटर्न दिखाई नहीं देता। ये इस अनप्लान्ड आकारिकी में हम देख सकते हैं। जबकि इसके विपरीत जो नियोजित आकारिकी है, प्लान्ड मॉर्फोलॉजी, उसमें बिल्कुल वेल प्लान्ड तरीके से नगर का नियोजन जो है, प्लानिंग वो की जाती है, बिल्डिंग्स के हाइट्स के बारे में, या आगे उसके स्पेस छोड़ने के बारे में, रोड की चौड़ाई के बारे में, या रोड की लेंथ के बारे में, और बिल्डिंग्स के बीच में स्पेस के बारे में, गार्डन के बारे में, पूरा एक तरह से वहां प्लानिंग वे में उस नगर की या उस कॉलोनी की स्थापना की जाती है। आजकल जो पुराने कस्बे के बाहर जो है वो नई नई जो कॉलोनी विकसित हो रही है, वो भी एक तरह से प्लान्ड वे में लगभग जो है वो विकसित की जाती है। तो इस स्लाइड में हम देख सकते हैं किस प्रकार से प्लान्ड मॉर्फोलॉजी जो है वो उसका एक एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है नगरीय आकारिकी के तत्व कौन कौन से, एलिमेंट्स ऑफ अर्बन ज्योग्राफी। सभी प्रकार के नगरों, चाहे वो नया हो या पुराना हो, में दो प्रकार के जो एलिमेंट्स है, तत्व है, उसका समन्वय देखने को मिलता है। पहला है मार्ग विन्यास, स्ट्रीट लेआउट, यानी रोड का पैटर्न, वहां पर किस प्रकार का रोड सकड़ी है, या रोड चौड़ी है, या रोड सीधी है, या आड़ी तिरछी जिग पैटर्न पे। दूसरा है कि रोड के सारे जो बिल्डिंग्स है, रोड के सारे जो निर्मित क्षेत्र है, चाहे वो आवासीय हो या गैर आवासीय हो, उसका जो प्रतिरूप है, उसका जो लेआउट है, वो किस प्रकार का दिखाई देता है। मार्ग विन्यास या स्ट्रीट लेआउट प्राय नगर के बसाव स्थान की प्राकृतिक दशा पर निर्भर करता है। इनकी जो स्ट्रीट लेआउट है वो नगर के जो बसाव स्थान की जो प्राकृतिक दशा पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कोई नगर है वो पहाड़ी भाग के ऊपर जो है वो विकसित किया गया है, तो वहां पर जो स्ट्रीट लेआउट है वो अलग तरह से होगा। या कोई कस्बा है वो एकदम से समतल मैदानी भाग में बसा हुआ है, तो उसका स्ट्रीट लेआउट अलग प्रकार का होगा। या कोई घाटी में बसा हुआ तो उसका स्ट्रीट लेआउट अलग प्रकार का होगा। जैसे द्रातलीय स्वरूप, नदी के किनारे विकसित नगर, झील के किनारे विकसित नगर, पहाड़ी पर विकसित नगर, घाटी में विकसित नगर, मैदानी भाग में विकसित नगर, पर्वत पदीय क्षेत्र में विकसित नगर, समुद्री किनारे विकसित नगर आदि, इनमें सब प्रकार में जो है वो स्ट्रीट लेआउट और बिल्टअप एरिया जो है अलोंग द रोड वो अलग अलग प्रकार से देखने को मिलेगा। और इन्हीं के आधार पर विन्यास के सारे जो है वो
लेआउट के सारे जो है वो रेलवे क्षेत्र का विकास धीरे धीरे होता जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं इस स्लाइड में जो अलग पिक्चर दिखाई गई है कि किस प्रकार से जो स्ट्रीट लेआउट है, यहाँ पर आप देखिए एकदम सीधी सीधी रोड्स है, यहाँ पर आप देखिए एकदम से ये जिग पैटर्न में है, ये भी बिल्कुल सिस्टमेटिक है, रेडियल ग्रिड पे बसा हुआ है, ये भी बिल्कुल लूज ग्रिड पे बसा हुआ है, और यहाँ पर भी आप देखिए एकदम से जिग पैटर्न पे है। तो अलग अलग पैटर्न पे नगरों का जो स्ट्रीट लेआउट है वो हम देख सकते हैं। ये अलग अलग नगरों में अलग अलग प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो रोड्स के सारे जो बिल्डिंग्स का निर्माण होता है, बिल्डिंग्स भवन जो बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, और इनको देखने से ही हमें ये अंदाज जो है वो लग जाता है कि ये जो सिटी है ये प्लान्ड वे में विकसित की गई है या अनप्लान्ड वे में विकसित की गई है। अब हम देखते हैं कि नगरों की संरचना, विकास की प्रक्रियाओं की भिन्नता और इनके परिणाम स्वरूप नगर का संपूर्ण आकारिकी बसाव, नगरों में 3 प्रकार के रूप और विशेषताएं जो वो देखने को मिलती है कि नगर की जो संरचना है वो अलग अलग स्टेजेस में किस प्रकार से नगर का डेवलपमेंट हुआ, और नगर की आकारिकी जो है वो किस प्रकार की है, उसमें 3 जो फैक्टर है वो सबसे महत्वपूर्ण देखने को मिलते हैं। पहला है देसी काल में या पुराने समय में विकसित क्षेत्र, दूसरा है ब्रिटिश काल में विकसित क्षेत्र, और तीसरा है नवीन विकसित नियोजित क्षेत्र। अब हम एक एक की यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे ये ओल्ड हिस्टोरिक डेवलपमेंट है, चाहे वो इंडिया हो या हमारा स्टेट राजस्थान हो, चाहे कहीं वो यूरोपियन सिटी हो, यहाँ पुराने समय में हिस्टोरिक युग में नगर को बसाने का जो एक सिस्टम था वो अलग प्रकार से था। उस समय ये देखते थे सुरक्षा का जो एस्पेक्ट था वो महत्वपूर्ण था, और उस सुरक्षा को देखते हुए नगर को जो है किसी पहाड़ी भाग के ऊपर बसाया जाता था, और उसके चारों ओर जो है परकोटा या 4 दीवारें भी हुआ करती थी। तो ये एक उस समय के नगरों की जो है वो विशेषता देखने को मिलती है। और उसके बाद जो ब्रिटिश युग था, उस ब्रिटिश युग में या अलग तरह की एक बिल्डिंग्स का जो लेआउट है वो बनना प्रारंभ हुआ, क्योंकि ब्रिटिश युग के आते आते जो एक सेफ्टी का जो फीचर था कि नगर के चारों ओर दीवार होनी चाहिए या नगर जो है वो किसी पहाड़ी के ऊपर विकसित हुआ होना चाहिए ताकि नगर की सुरक्षा हो सके, ये तत्व थे धीरे धीरे गौण होते गए, और ब्रिटिश काल में अलग तरह के जो बिल्डिंग्स है, भवन है, उनका जो लेआउट हमें देखने को मिलता है। और अब जो लेटेस्ट जो मॉडर्न टाउन है, मॉडर्न समय है, न्यूली प्लान एरिया, इसमें क्या है, इसमें अलग तरह की एक सोच है। इसमें ये देखा जाता है कि बिल्डिंग्स जो है, सिटी जो है या वो जो कॉलोनी है, देखने में बहुत ही सुंदर लगनी चाहिए, वो बिल्कुल खुला खुला वातावरण होना चाहिए, वहां पर ग्रीनरी भी होनी चाहिए। और अब जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो है उसको बनाने की जो परंपरा है वो भी देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कि नगरीय आकारिकी के सिद्धांत कौन कौन है, क्योंकि यहाँ अभी हमने देखा कि अर्बन मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं और नगरीय आकारिकी के सिद्धांत क्या है, थ्योरीज ऑफ अर्बन मॉर्फोलॉजी। तो ये वैसे मुख्य रूप से 5 सिद्धांत है। यहाँ केवल इस सिद्धांतों के नाम में आपको बता रहा हूं, और इन सिद्धांतों को आपको डिटेल में अगर इनकी स्टडी करनी है तो इसका अलग से एक वीडियो बनाया गया है, उसको आप अवश्य देखें। तो यहाँ सबसे पहले जो सिद्धांत है वो E.W. बर्गेस ने दिया 1927 में, सकेंद्रीय वलय सिद्धांत, कंसंट्रेटिव जोन थ्योरी, और ये एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे। दूसरा सिद्धांत है सेक्टर थ्योरी, खंड सिद्धांत, जिसको अमेरिकी विद्वान हॉमर हॉयट ने 1939 में दिया। इसी प्रकार से तीसरा सिद्धांत है C.D. हैरिस तथा उलमेन के द्वारा दिया हुआ, जिसको कहा जाता है बहुनाभिक सिद्धांत या मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी, जो कि 1945 में इन्होंने इस सिद्धांत को दिया। और इसी प्रकार से अगला है गैरिसन के द्वारा दिया हुआ फ्यूज्ड ग्रुप थ्योरी, और नेक्स्ट है कार्यस्थल व निवास स्थान
संकल्पना सिद्धांत, वर्क एंड होम कॉन्सेप्ट थ्योरी, जिसको S.K. रामे गौड़े ने दिया। और यहाँ ये जो सिद्धांत है इनका एक मोटा मोटा आप समझ सकते हैं कि इन सिद्धांत में नगर का जो विकास करने के बाद में जो स्वरूप है वो देखने में किस प्रकार का होना चाहिए, इन्होंने अलग अलग विद्वानों ने अपने इन सिद्धांतों में इस बात को समझाने का जो प्रयास जो वो किया गया है। इन सिद्धांत के बारे में आपको डिटेल से अगर स्टडी करनी है तो सिद्धांत संबंधी जो वीडियो है मेरा उसको आप अवश्य देखें। इसके साथ ही ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आपको इस टॉपिक से संबंधित कुछ और डिटेल में स्टडी करनी है तो आप उन बुक्स की स्टडी जो वो कर सकते हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इस टॉपिक संबंधित या दूसरे टॉपिक संबंधित आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो यहाँ एक ये ऐप का नाम दे रखा है, गूगल ऐप माई बुक लो। आप वहां से जो है ऐप डाउनलोड करके इसके जो नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।